नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट की चौथी क्लास लेके आए हैं। 3 क्लासें हम आपको पढ़ा चुके हैं। आशा है कि आपने वो वीडियो देख लिया होगा। चौथी क्लास में हम प्लांट्स के बारे में बताएंगे। एक चैप्टर है आपका पौधे, उसके अंतर्गत हम जहां से सीटेट क्वेश्चन बनाता है उस टॉपिक को हम कवर करेंगे। आइए देखते हैं प्लांट्स यानी पौधे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या क्या। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे रेगिस्तानी ओक, कीटभक्षी पौधे, खिजड़ी वृक्ष, बरगद, मधुबनी चित्रकला, परागण और कुछ महत्वपूर्ण फलों एवं सब्जियों की उत्पत्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर से यहीं से क्वेश्चन सीटेट अब तक बनाता आ रहा है। आशा है कि यहीं से आगे भी क्वेश्चन बनेंगे। आइए देखते हैं रेगिस्तानी ओक यानी डेजर्ट ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे, यह पूछा जाता है। रेगिस्तानी ओक कहाँ पे पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। चूंकि रेगिस्तानी पौधा है, यहाँ पे पानी कम मिलता है, इसलिए पानी की तलाश में इनकी जड़ें बहुत दूरी तक जाती हैं। जब तक कि पानी नहीं मिल जाता वहाँ तक जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुँच जाए। जड़ें 300 फीट गहरी होती हैं। कितना? 300 फीट गहरी होती हैं। जड़ें तने से 30 गुना लंबी होती हैं। जड़ें, ओक की जड़ें 3 गुना लंबी होती है। कितना? तने से 30 गुना, तने से 30 गुना लंबी होती है। जड़ें 300 फीट गहरी होती हैं। ओक वृक्ष के तने में पानी इकट्ठा रहता है। ओक वृक्ष के तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब कभी रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के लोग ओक के पेड़ के तने में अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, सीटेट यहाँ से क्वेश्चन बनाता है। ओक के वृक्ष की जड़ें तने से लगभग 30 गुना लंबी होती हैं। जड़ें लगभग 300 फीट गहरी होती हैं। इस पेड़ की जड़ें जमीन में उस गहराई तक जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। ओक वृक्ष के तने में पानी इकट्ठा रहता है। जब कभी रेगिस्तानी इलाके में पानी की कमी हो जाती है तो वहाँ के जो लोग होते हैं ओक के पेड़ के तने में अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कीटभक्षी पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट। कीटभक्षी पौधे या इन्हीं को कीटाहारी पौधे कहते हैं। कीटाहारी पौधे इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। कहाँ? भारत के मेघालय में पाए जाते हैं और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। कीटाहारी पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। किसका? नाइट्रोजन का जहां पे अभाव होता है, कीटाहारी पौधे वहां पर पनपते हैं। अथवा जमीन की नाइट्रोजन का उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। कहाँ पे होते हैं? ये पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है अथवा जमीन की नाइट्रोजन के उपयोग में लाने में असमर्थ होते हैं। नाइट्रोजन के लिए ये पौधे निकट आने वाले कीड़ों का भक्षण करते हैं। जो इनके पास जाते हैं उन्हीं को ये खा लेते हैं। कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन के लिए ये पौधे निकट आने वाले कीड़ों का भक्षण करते हैं, यानी ये मांसाहारी पौधे होते हैं। कीटभक्षी पौधे मांसाहारी पौधे होते हैं क्योंकि कीटों का ये भोजन करते हैं। इन पौधे में मुख्य रूप से है घटपर्णी, निफंथीज, जिसको पिचर प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? घटपर्णी को पिचर प्लांट भी कहते हैं। ये आपका घटपर्णी है, पिचर प्लांट जिसे कहते हैं।
इसके बाद है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, आपका ये पहला वाला ये घटपानी है और ये दूसरा वाला वीनस फ्लाई ट्रैप है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरा ब्लैडर वर्ट, चौथा ड्रोसेरा संड्यू भी कहते हैं इसको, और वटर वर्ट्स। ये मुख्य रूप से कीटभक्षी पौधे हैं। इनका तो सबसे पहले आप नाम याद कर लीजिए, घटपानी, निफंथीज या इसी को पिचर प्लांट भी कहते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप, ब्लैडर वर्ट, ड्रोसेरा जिसे संड्यू प्लांट कहते हैं, वाटर वर्ट्स ये पौधे हैं जो कीटभक्षी पौधे होते हैं। हमने आपको बताया जो कीटाहारी पौधे होते हैं इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। ये पौधे ऐसे स्थानों पर पनपते हैं जहां पर नाइट्रोजन का अभाव होता है। आगे बढ़ते हैं, खेजड़ी वृक्ष के बारे में देखते हैं। खेजड़ी वृक्ष से भी सीटेट में क्वेश्चन बनता है। इसकी जो मुख्य बातें हैं हम आपको बता रहे हैं। खिजड़ी या समी, खिजड़ी वृक्ष को ही अपने यहाँ क्या कहा जाता है, समी वृक्ष, आप जानते ही होंगे। समी वृक्ष इसी को कहा जाता है, खिजड़ी को। खिजड़ी या समी वृक्ष जो राजस्थान के थार मरुस्थल या अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं। राजस्थान के कहाँ पे, थार मरुस्थल या अन्य स्थानों पर पाए जाते हैं। राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई खिजड़ी वृक्ष की संरक्षक रही हैं। कौन, अमृता देवी बिश्नोई, इनका नाम आपको याद रखना है। राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई जो खिजड़ी वृक्ष की संरक्षक रही हैं। सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खिजड़ी गांव में, खिजडली गांव है शायद, खिजडली गांव में खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं को बलिदान कर दिया। राजस्थान की अमृता देवी बिश्नोई खिजड़ी वृक्ष की संरक्षक रही हैं। क्यों रही हैं? इन्होंने सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खिजडली गांव में खिजड़ी वृक्षों को बचाने के लिए 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया। इन्होंने आंदोलन किया था। अमृता देवी बिश्नोई इसकी संरक्षक हैं, किसकी, खिजड़ी या समी वृक्ष की। भारत सरकार ने इनके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार शुरू किया। कौन सा पुरस्कार? अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत की है। खिजड़ी वृक्ष की छाल दवा के काम में आती है। इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। खिजड़ी वृक्ष की छाल जो है दवा के काम में आती है। किसकी? दवा के काम में आती है और इसकी लकड़ियों में कीड़ा नहीं लगता है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बरगद। बरगद बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। बरगद यानी बनियान, यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष भी है। यह बहुवर्षीय विशाल वृक्ष है। इसे वट वृक्ष भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बरगद को वट वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वट वृक्ष भी कहते हैं। यह एक स्थलीय द्विबीजपत्री वृक्ष है। इसमें लटकती हुई जड़ें निकलती हैं, जिन्हें सहारा देने वाली जड़ें या बर्रोह भी कहते हैं। आपने देखा ही होगा बरगद को। यह हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। काफ़ी बड़े और काफ़ी दूर में फैले हुए दिखते हैं, जैसा कि चित्र में दिख रहा है। आप प्रत्यक्ष रूप से भी देखे होंगे। यह बहुवर्षीय होता है, यानी काफ़ी दिनों तक यह पेड़ जो है रहता है। इसकी आयु लंबी होती है। इसमें लटकती हुई जड़ें निकलती हैं, जिसे बर्रोह कहते हैं। जैसे ये है, दिख रहा होगा आपको, ये बर्रोह है जो टहनियों से निकल करके जमीन को छूती हुई नजर आ रही है। बरगद के वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। इनकी आयु लंबी होती है। ये सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला, इससे सभी परिचित होंगे और सीटेट इससे
हमेशा क्वेश्चन बनाता आ रहा है मधुबनी चित्रकला से। कुछ बातें इसमें आपको जान लेने की आवश्यकता है। मधुबनी चित्रकला प्राकृतिक रंगों से बनी लोक चित्रकला शैली है। किससे? प्राकृतिक रंगों से बनी लोक चित्रकला शैली है, जिसकी उत्पत्ति बिहार के मधुबनी जिला में हुई। इसे मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। किसे? मधुबनी चित्रकला। यह बिहार के मधुबनी जिला में इसकी उत्पत्ति हुई। इसे मिथिला चित्रकारी भी कहते हैं। यह प्राकृतिक रंगों से बनी लोक चित्रकला शैली है। आगे बढ़ते हैं। इसमें चावल के घोल में रंग मिलाकर मधुबनी चित्रकला में इसमें क्या करते हैं? चावल के घोल में रंग, नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां व अन्य जंतुओं के साथ रखकर चित्र बनाते हैं। जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, ये मधुबनी चित्रकला से बनी हुई डिजाइन है। इसमें चावल के घोल में रंग, नील, हल्दी मिलाकर इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियां व अन्य जंतुओं के साथ रखकर चित्र बनाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूखे पत्तों से चित्र। अब देखिए, सूखे पत्तों से चित्र के लिए कौन प्रसिद्ध है? सूखे पत्तों से चित्र बनाने के लिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे चित्र में ये बना हुआ है, सूखे पत्तों के द्वारा बनाया हुआ चित्र है। इसके लिए विष्णु चिंचालकर, आप याद रखिए, विष्णु चिंचालकर, विष्णु चिंचालकर जो इंदौर मध्य प्रदेश के थे, सूखे पत्तों के चित्र बनाते थे। इतनी बातें आप इनके बारे में याद रखिए। सूखे पत्त से चित्र कौन बनाते थे? विष्णु चिंचालकर, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं परागण के बारे में थोड़ा सा। ज़्यादा तो इसमें पढ़ना है नहीं, लेकिन जो बातें जान लेने योग्य हैं थोड़ी सी उसको हम बता देते हैं। सबसे पहले जानिए कि परागण पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पाउडर जैसी संरचना होती हैं, जिसे परागण कहते हैं। जैसे किसी फूल को आप छूते हैं तो कुछ पाउडर टाइप का कलर लग जाता है आपके हाथ में, वही जो है परागकण है। क्या है? परागकण। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पाउडर जैसी संरचना होती है, जिसे परागकण कहते हैं। अब परागकण हो गया। अब हम परागण देखते हैं। परागण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। परागण यानी पॉलिनेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं। जैसे मेल पौधा है यानी नर पौधा और मादा पौधा है, तो उनके कई माध्यम हैं जिसके द्वारा परागण हो जाते हैं। कभी हवा के द्वारा, जिससे उनकी दूरी डिस्टेंस ज़्यादा है तो हवा के द्वारा परागण हो जाता है। मनुष्यों के द्वारा कभी किसी पौधे को छूने के बाद, या अन्य माध्यम से जानवरों द्वारा भी परागण होता है। अब थोड़ा सा हम जान लेंगे बीजों के प्रकीर्णन के बारे में। बीजों का प्रकीर्णन हवा, जल और जीवों द्वारा होता है। किसके द्वारा? हवा द्वारा, जल द्वारा और जीवों द्वारा बीजों का प्रकीर्णन होता है। माने एक जगह से दूसरी जगह फैलाव, यही बीजों का प्रकीर्णन है। बीजों का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? हवा द्वारा। जैसे सेमल का रुई आप उड़ते हुए देखे होंगे, जो रुई का पौधा होता है उसमें बीज लगा होता है, वह हवा के साथ जो है काफ़ी दूर तक चला जाता है और वहाँ से जब उसकी मतलब अनुकूल परिस्थिति बनती है तो नया पौधा उगाता है, तो उसका प्रकीर्णन होता है किसके द्वारा? हवा द्वारा। वैसे ही जल द्वारा, जैसे कोकोनट में नारियल आपका हुआ, इसका जल द्वारा समुद्र के किनारे है, बहता हुआ कहीं अदर किनारे पे चला गया, वहाँ पे जम गया तो इसका जल द्वारा हो गया। इसके बाद जीवों के द्वारा भी परागण, बीजों का प्रकीर्णन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं सब्जियों के बारे में। जैसे मिर्ची की उत्पत्ति ये पूछा गया है। मिर्ची की उत्पत्ति
दक्षिण अमेरिका है। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका। सीटेट के एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कुछ सब्जियों या फलों की उत्पत्ति के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं मिर्ची। मिर्ची की उत्पत्ति है दक्षिण अमेरिका। टमाटर, आलू इन सब की उत्पत्ति है दक्षिण अमेरिका। जबकि आम है, संतरा है, केला, बैगन, मूली, करेला, पालक, मेथी, सेम, इन सब का भारत में उत्पत्ति हुई है। मिर्ची, टमाटर, आलू दक्षिण अमेरिका, आम, संतरा, केला, बैगन, मूली, करेला, पालक, मेथी, सेम आदि का भारत में उत्पत्ति हुई है। आशा है कि पौधे चैप्टर के अंतर्गत जितनी सीटेट में सब क्वेश्चन बनते हैं, अब तक बनते आ रहे हैं, उसको हमने कवर किया। आपको शायद वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।